किसान के किसी मजदूर के किसी भी वर्ग के समझ आ जाए इन्हों का जमा गुणा का बनाया हुआ जाल बहुत बरीकी तरीके जाल बनदियां ने तानाशाही सरकारां और जिसका सब तो ज्यादा भोले भाले किसान और मजदूर शिकार होंगे हैं। क्यों वो जाल की जिहड़ी तंद है वो अमीर लोगों की बनाई जाती है, पर एक सोच होंदी है अमीर पैसा खर्च सकता लोगों को पीछे ला सकता पर तुहाडे गल च रस्सा पाउण लग्या क्यों एक आपां नेक आ बड़ी मुश्किल आउंदी है। फिर सोची समझी साजिश नाल अपने शिकार नूं दबोचण दा इहो जगगाड़ लांदा कि जिवें एक मछेरा एक डोए नूं मिट्टी चों कढ के उहदे कई हजार टुकड़े बना के और उस कुंडी दे अगे ला के मच्छी नूं दिखाना हुंदा और ओहदा मेन वो कुंडी और वो डोर कला वो मछुआरा नहीं बनाता वो बनाई जाती है कई लोग जेडे कि उसके नाल कमाई करते हैं। कोई एक गरीब बंदा फड़ के और मच्छी नूं बाजार से पैसा कोई होर कमा जाता है। यही सोच है जेडे प्रोफेसर साहब तुहानूं दसणगे कि तुहाडे उत्ते कुंडी लाई है तुसीं शिकार उन्हां दा किवें बनदे हो गए भी उस कुंडी तो बचना है उस लालच तो बचना है जिहदे च आउण वाला साडा परिवार और ये जो समूह बनया किसानी का मजदूरों का एक संघ बनया अपना भी वो सबका बचाव हो। एक जमींदार एक पढ़ गया वह बच जाएगा, एक मेरे वर्गा स्कूल ही नहीं कभी गया वो उन्होंने शिकार बहुत छेती होगा। यही सोच साडा उपराला सी। रही गल मेरे वीर जैल भगवान ने कहा ये सरकारां ने जदों जदों ये जाल च फसदियां ने ये मीटिंगां भी करदियां ने ये मनदियां भी बहुत कुछ ने। जेकर मीटिंग च सानूं कुछ दिता है इस सरकार ने तां वो दिता है कि जिहड़ा साडा हक बनदा सी 2019 तो लैके हुण तक दा जे कोई असीं कहिए ना भी बहुत तकड़ी है जित प्राप्त कर रही है नवां कुछ नहीं दिता। कोई चंद के बंदे कहते भी असीं कर्जा माफ करा लिया उन्होंने ये तो पूछो कि सोसाइटी का माफ करवाया है कोऑपरेटिव और कोई काहदा कर्जा माफ कराया वो कोई कर्जा नहीं। साडे उत्ते लाया टैक्स जो मामला है वो ही साडे तो लिया होया तुहानूं माफ किया जा रहा है उन्होंने उत्ते कर थोपिया होया सरकार ने माफ कर दिता तो की होया कई कहते जी कर्जा माफ हो गया वो कर्जा काहदा सी वो साडा सी असीं इन्हां दी धौन च अंगूठा दे के अपना हक लिया है। कोई सानूं बाल नहीं इस सरकार ने दिता जे कोई उन्होंने चमका के कोई होर राजनीति नाल दिंदा होवे। असीं 36 मंगां रखियां सन 26 मंगियां ने इन्हां ने और मंगियां भी तां ने कि हुण आ जिहड़ा 2-3 महीनों तक ना इन्हां तुहाडे कोल बड़े लारे लोकरे किसी को कहना तेरा मुंडा दबा देंगा किसी को कहने तेन प्रॉपर्टी दे देंगा इन्हां देना की है साडे तो लुट के साडा ही सानूं वापस देना अपने जोगा रख दे पहला ना अपना रख लेना फिर देना बाकी सरकारां सारियां आउंदियां रहणियां ने जांदियां रहणियां जे कह दईए भी ये माड़े ने ते दूजे चंगे ने चंगा कोई भी नहीं साडे लई। इन्हां लोकां ने इन्हां पूंजीपतियां दा जुगाड़ है अपना जाल है जे ते कांग्रेस नूं अगे लियाउणा होए ते टाटा आ जांदा है मोदी नूं लियाउणा जे दो आ गए ने अंबानी ते अडानी साडा की है असीं ते हमेशा एक पौड़ी बनना है जेड़ा इन्हां साडे ही गोडियां ते पैर धर के उत्तां नूं चढ़ जाना है बाद च साडूं ही लत्त मार जांदे ने। बस इन्ना कुछ सोचिया जे बाकी कई मंगा सन मुख मंत्री दियां कोई सन प्रधानमंत्री दियां ते कई सज्जन एसडीएम नूं मिल के कहंदे ने असीं सारा कुछ करा लिया उन्हां तो भी बचना तुहाडा हक सी तुहानूं मिलिया कोई इन्ना वखरा नहीं दिता बस इन्ना कुछ सोच के और बाकी हुण मैं इन्हां दा टाइम प्रोफेसर हरां ने बोलना इन्हां बहुत वधिया ढंग नाल असीं ते सादे जे बंदे आ देसी तरीके नाल के बाद जाए मिलते सत्ता बोल
संयुक्त किसान मोर्चा, क्रांतिकारी किसान यूनियन और मेहनत कश मजदूर यूनियन सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आपने यहाँ अपने बीच में मुझे बुलाया। तो यूनिवर्सिटी में मैं प्रोफेसर हूँ। आम लोगों से कम मिलना जुलना होता है, तो जब भी मिलने का मौका मिलता है तो मिलने की कोशिश करता हूँ। इलेक्शन में ड्यूटी ना लगे तो कह के लगवा देता हूँ ताकि गांव में जा सकें, लोगों से बातचीत कर सकें। ऐसा नहीं है कि प्रोफेसर होने की वजह से मुझे कोई ज़्यादा ज्ञान हो जाएगा। समय के साथ साथ सबका ज्ञान बढ़ता रहता है। आप लोगों के जो अनुभव हैं, जो ज्ञान है, जो कि संघर्ष से उपजा है, लगातार जीवन की परिस्थितियों से संघर्ष कर रहे हैं और चीजों को देख भी रहे हैं, समझ रहे हैं। समझना पड़ रहा है, मजबूरी है, क्योंकि जीना इतना कठिन हो गया है, उसके बगैर बात नहीं बनती। तो कुल मिला के तो यानी मैं तो कई बार ये पाता हूं कि प्रोफेसर्स को यूनिवर्सिटी में कोई ज्ञान नहीं है, बल्कि वो कटे हुए हैं, समाज से कटे हुए हैं, खाली किताबें पढ़ रहे हैं। और ज्यादातर प्रोफेसर्स को अपनी ड्यूटीज का भी नहीं पता है। यानी आईएएस लोगों ने अपनी तनख्वाह ज्यादा रखनी थी तो उन्होंने अपनी तनख्वाह अपने भत्ते को बढ़ा लिए। आपको पता है ये एक ग्रुप है, यानी आईएएस लोग और राजनीतिक लोग और पूंजीपति वर्ग के लोग, ये एलीट क्लास है। इसमें जितने आईएएस लॉबी है इसका प्रयोग करते हैं पूरे देश को चलाने के लिए। तो बहुत सारे जब अध्यापक आंदोलन कर रहे थे, पहले हमारी भी तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, यानी हमें भी 1997 में जब नौकरी लगी थी तो 5,850 रुपये सैलरी थी। तो आज 2 लाख रुपए मेरी सैलरी है। तो आप देख सकते हो कि कितने गुना बढ़ाई। किसानों की इनकम इतनी नहीं बढ़ी है। अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करें तो वो इतना नहीं बढ़ा है। तो ये क्यों बढ़ाई गई? जो ये आईएएस लोग थे, आईएएस लॉबी थी, इन्होंने देखा कि कौन समाज को समझ सकता है, कौन बोल सकता है। तो टीचर्स आंदोलन कर रहे थे तो इन्होंने कहा कि भाई ये ना समझे, ना बोलने, किसी का आवाज ना उठाएं, तो इनकी सैलरी बढ़ा दो। तो इन्होंने उनकी तनख्वाह अपने बराबर कर दी। और आज सिचुएशन ये है कि यूनिवर्सिटी में 500 प्रोफेसर है हमारी में, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। तो कोई भी ना किसानों के पक्ष में बोलता है, ना मजदूरों के पक्ष में बोलता है, और यहाँ तक कि अध्यापकों के पक्ष में भी नहीं बोलते हैं। तो उनकी यूनियन जो है वो बिल्कुल ठप हो चुकी है, वो बिल्कुल एक तरह से यानी अंतरात्मा मर चुकी है। ये सिचुएशन आ गई। अगर कोई सैकड़ों में एक बोले भी तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो इसलिए जो आप मुझे सम्मान दे रहे हैं, वही मुझे बहुत ज्ञान होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जो चीज जय भगवान जी कह रहे हैं, देखिए आज से 9 साल पहले मैं इस्माइलाबाद आया था और उस समय भी जय भगवान जी यहाँ थे और इन्होंने कहा था कि भाई हम इन चीजों का विरोध करेंगे, लिबरलाइजेशन का, ग्लोबलाइजेशन का, प्राइवेटाइजेशन का हम विरोध करेंगे। हो सकता है कोई हमारी बात सुने ना सुने, पर इतिहास इस बात को याद रखेगा कि 50 लोग इस्माइलाबाद में इकट्ठे हुए थे और उन्होंने इस गलत चीज का विरोध किया था। तो आज फिर मैं जय भगवान को देख रहा हूँ तो उसी जोर से, उसी जज्बे से लगे हुए हैं। मैंने कहा जी मेरे इंटरेस्ट का टॉपिक नहीं है, मैंने इंटरेस्ट से कभी नहीं पढ़ाया और इतने मुश्किल सब्जेक्ट पे लेक्चर लेना ही क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा कि भाई हमने जब ये 95 में आया था, डंकन ड्राफ्ट जब साइन हुआ था तो तब हमने भी लेक्चर किया था, तो इसलिए आज हमारा ये करना पड़ता है।
मैंने कहा ठीक है जी, अगर ये बात है तो मैं आपके सामने आता हूँ। तो इस बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए मतलब आप सबके सामने मैं उपस्थित हुआ हूँ। अब यहाँ आके जब मैं देखता हूँ, जो पोस्टर में देख रहा हूँ, तो देखिए एक तो इधर लिखा हुआ है, साफ ही नारा लिखा हुआ है, WTO means death of agriculture and small industry। बात इसमें आ गई कि WTO का मतलब है कि खेती बाड़ी का आत्मा मृत्यु और स्मॉल इंडस्ट्री का। और दूसरा जगह जगह नारा हमने लिख दिया है कि भाई WTO संगठन से भारत बाहर आए। तो बाहर आए ये फैक्ट देनी जरूरी है। अभी 2 मिनट नरेश जी से बात हुई, नरेश सामान जी बैठे हैं यहाँ, तो जैसे कि इन्होंने बताया कि कैसे कैसे संघर्ष कर रहे थे, संयुक्त किसान मोर्चा संघर्ष कर रहा था, तो इन्होंने कहा कि हम बाकी सबसे सहमति बना के चलेंगे, पर ये थ्रेट बनाए रखेंगे। ये जो धमकी है ये सरकार को देनी जरूरी है। सरकार तभी समझेगी जब हम एकजुट होंगे, बार बार अपनी बात रखेंगे। देखिए, किसान आंदोलन से कुछ हासिल नहीं हुआ है। 3 कृषि कानून सिर्फ निरस्त हुए हैं, पर चीजें जितनी बुरी थी वैसे ही चल रही हैं, जैसे पहले चल रही थी अब भी वैसे चल रही हैं। और जो मछुआरा है वो अपना छोटा मोटा सहारा देके वो मछलियों को पकड़ना चाहता है, जाल उसने बिछा रखा है और चारों तरफ से घेर रखा है। और कैसे घेर रखा है, आप लोग घिरे हुए हैं, आप लोग बेहतर समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम ये इसका जो हिस्ट्री है वो थोड़ी सी देखते हैं। देखिए, दुनिया में 2 बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई, विश्व युद्ध हुए। दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ वो इसीलिए हुआ कि कुछ देशों ने कुछ बाकी देशों को अपना गुलाम बना रखा था, अपना उपनिवेश बना रखा था। उपनिवेश बनाने का मतलब था कि उनके बाजारों में अपना पक्का माल जो मैनचेस्टर में बनता था, विकसित देशों में बनता था, वो भारत में बेचते थे और यहाँ से कच्चा माल देते थे और बहुत ही सप्रेस दामों पे, बहुत ही कम कीमत पे कच्चा माल खरीदने का। तो इस तरह से कुछ देशों ने दुनिया के ज्यादातर देशों पे कब्जा कर रखा था। तो उन देशों के बीच में लड़ाई थी, तो वो बहुत ज्यादा लोग मारे गए, बहुत ज्यादा मारकाट हुई, बहुत ज्यादा बमबारी हुई। तो पूरी दुनिया में जो तबाही मच चुकी है, उसी दिन इशारा कर रही है भाई हम नेता तो कुछ नहीं समझते, हम तो घुसपैठ करते हैं और करेंगे, करके दिखाएंगे और करके दिखाएंगे। तो इसका मतलब वहां की जो सेना है उसकी सोच अलग है और शी जिनपिंग और बाकी नेताओं की सोच अलग है, और चीन के पूंजीपतियों की अलग है और चीन की जनता की अलग है। जैसे चीन में है ऐसे ही अमेरिका में है, ऐसे ही भारत में है और ऐसे ही रूस में, हर जगह ऐसे ही है। ये अलग अलग क्लास हैं, अलग अलग ग्रुप हैं, अलग अलग एंटिटी, अलग अलग इनके उद्देश्य हैं। और जो कोई घटना घटती है वो इन सब की आपस में जो खींचतान होती है, उसके बाद कोई घटना घटती है, हम कहते हैं ये हो गया, ये काम है। तो 1944 में ये ITO बनाया गया, इसमें एग्रीमेंट बनाए गए। तो इसमें बाद में इसका नाम WTO रखा गया। 1995 के बाद WTO रखा गया। 1995 से पहले इसको हमने GATT गैट कहा, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। अभी आप ये समझ लीजिए बहुत ब्रीफ में कि WTO एक संस्था का नाम है, एक जगह भी है, ऑर्गेनाइजेशन है, सारे देश 164 देश इसके मेंबर हैं और इसमें कई एग्रीमेंट हैं, इसमें 16 एग्रीमेंट हैं और इसमें 25,000 से ज्यादा तो पेज हैं। अगर पढ़ने लगे, ये एक तरह का जैसे संविधान होता है, जैसे कानून होते हैं, नियम होते हैं, तो 25,000 पेजों में कानून लिखे गए हैं। इतने सारे क्यों लिखे गए हैं? क्योंकि जो 16 एग्रीमेंट
एग्रीमेंट को ये देखते हैं कि बाकी 15 को के ऊपर क्या असर पड़ेगा, ठीक है। तो मेन एग्रीमेंट जो है वो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ है, GATT। दूसरा एक एग्रीमेंट सर्विसेज का है जिसको GATS कहते हैं, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। इसी तरह से जो हमारे लिए, आपके लिए, किसान भाई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। और इसी तरह से एक एग्रीमेंट जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए ट्रिप्स कहते हैं, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब ये है जो हमारी ज्ञान है, जो हमारी नॉलेज है, उसका भी पेटेंट हो, उसका भी कॉपीराइट हो। जो कोई भी आविष्कार है वो कॉपीराइट कैसे संभाले जाएंगे, जो भी आविष्कार, जो भी खोज होगा किसी भी तरह का, उसमें ये चीजें भी हैं कि मान लो महाराष्ट्र में एक बिठूर नस्ल की गाय है, वो गाय छोटे करती है और वो चारा कम खाती है और उसके मुकाबले दूध ज्यादा देती है, तो उस गाय का संरक्षण, उसकी संभाल बहुत सदियों से जो कम्युनिटी करती आ रही है, उसका फायदा उस कम्युनिटी में मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई उस गाय के जीन्स निकाल के उसको दूसरे देश को बेच दे। ऐसे ही आपने सुना होगा भाई, बासमती, कासमती, रासमती, यानी इनकी लड़ाई भी भारत में लड़ी और जीती भी। करता है जो फॉरेन में पैसा लगाते हैं तो उसके क्या नियम कानून होने चाहिए, वो ट्रेंड्स में आता है। तो ये 5 मेन है, बाकी और भी हैं। एक एग्रीमेंट तो अभी 2022 में पास हुआ है, वो है एग्रीमेंट ऑन फिशरीज, यानी कि मछलियों के ऊपर भी, मछलियों की पकड़ने के ऊपर भी एग्रीमेंट है। ये पूरी दुनिया में बहुत बड़ा मुद्दा है। हम मैदान में रहते हैं, ऊपर रहते हैं, तो हमें इतना पता नहीं लगता है इसका, लेकिन जो लोग तटीय इलाकों में रहते हैं, कोस्टल एरिया में जो रहते हैं, तटों के किनारे जो रहते हैं, वहां के गरीब मछुआरों के लिए ये इतना ही बड़ा मुद्दा है जितना हमारे मैदानी इलाकों के किसानों के लिए। और वहां भी यही बात थी, सब्सिडी वाली बात जो अभी गौरव जी कर रहे थे कि उनको भी सब्सिडी देने का अलाउ नहीं कर रहे थे वो, लेकिन इस मामले में भारत की जीत मानी जा रही है। इसलिए ये माना जा रहा है कि भारत और कई देश उनको इस बात में अड़े रहे और उन्होंने वो एग्रीमेंट ऑन फिशरी वो उनकी फेवर में नहीं होते हैं। तो WTO में बहुत सारे एग्रीमेंट हैं, एक कोई बात हो गई। दूसरी बात ये है इसका ढांचा कैसा है। तो इसका ढांचा, इसमें एक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें मंत्री लेवल के लोग आते हैं। इसका मतलब है फाइनेंस मिनिस्टर जा सकता है, कॉमर्स मिनिस्टर जा सकता है, या प्रधानमंत्री आ सकता है, और किसी देश का राष्ट्रपति जा सकता है। यानी ऊपर के जो 4-5 बड़े नेता या पद में लोग होते हैं वो उसमें हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें कई काउंसिल हैं और बहुत सारी कमेटी हैं। मैं आपको बता दूं कि WTO में एक अच्छी बात है, अच्छी बात यह है कि हर लेवल पर हर देश का प्रतिनिधि होएगा। एक देश एक वोट, एक देश एक वोट, चाहे मिनिस्टर लेवल पर है या काउंसिल लेवल पर है या कमेटी लेवल पर है। कमेटियों में कम लोग होते हैं, लेकिन एक बंदा कई देशों का हो सकता है, 10 देशों का एक प्रतिनिधि, 10 का एक प्रतिनिधि, ऐसे हो सकता है। पर है सब जगह WTO में, ये अच्छी बात है। पर इसी में एक बड़ी बात है, वो क्या, तो 140 करोड़ का भारत, उसकी भी एक वोट, और 50,000 जनसंख्या वाला या 5 लाख जनसंख्या वाला 50,000 वाला आइसलैंड, उसकी भी एक वोट। तो छोटे देश की भी एक वोट और इतने बड़े देश की भी एक वोट, तो क्या कर लेगा, है ना। तो ये बुरी बात है।
पर इसमें फिर एक और अच्छी बात छुपी हुई है, वो भी समझ लो। भारत बड़ा देश है, वोट एक ही है, तो क्या करेगा? अब जब WTO में बात आएगी अपनी फेवर, अपने इंटरेस्ट जो हमारे, उस वो बात रखने वाली बात आएगी, तो हम छोटे देश को इग्नोर ना करें, हम छोटे देशों को साथ लेके चलें। और भारत के लिए ये ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा देश है, छोटे छोटे देशों को मना भी सकता है। तो और छोटे देशों में जो किसान हैं वो थोड़े हैं संख्या में, हमारे तो बहुत ज्यादा है। हमारे तो खेती पे 58% लोग खेती पे निर्भर है, तो इसी से आप लगा लो कि कुल कितने किसान होंगे। 15 करोड़ लोग तो बिल्कुल सीधे लोग ही, परिवार बिल्कुल सीधे खेती में लगे हुए हैं। लेट आया, चीन आया 2001 में, इंडिया ITO में शुरू से, और जो एग्रीमेंट है वो 95 में साइन करा, WTO में है शुरू से, एग्रीमेंट 95 में साइन करा, ठीक है। चाइना जो है ना उसमें था और उसमें लेट आया, लेट आने के उन्होंने बहुत कोशिश करी। क्यों? जब कोई नया मेंबर आता है तो उसको पहले वाले जितने कानून है सारे मानने पड़ेंगे, तो चीन उनको मानना नहीं चाहता था, तो उसको नेगोशिएट करना पड़ा। तो कई साल की नेगोशिएशन के बाद 2001 में जब उसकी एंट्री हुई,